अरे अंकित, मैं तो तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ओहो, क्या कर दिया मेरी माँ ने? तुम्हारी माँ ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तो घर का कोई काम नहीं करती, ऊपर से मेरा दिमाग खाने के लिए हर वक्त इधर उधर कहती रहती है। अरे भारती, तुम्हें पता है ना, माँ की उम्र हो गई है। अब तुम उन्हें इस उम्र में भी इस तरह सताओगी तो ये तो गलत बात है ना। भारती कुछ नहीं बोलती और वहां से चुपचाप मुंह फुलाकर चली जाती है कि तभी वहां पर भारती की सास मीना आ जाती है और उससे बोलती है, बहू, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दे। मैं तो तुझसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रखी हूँ। तूने ही तो मेरा खून पी रखा है। तुझे तो सास नहीं बल्कि एक रक्त पिशाचिनी होना चाहिए था। मीना कुछ नहीं बोलती और वहां से चुपचाप चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और इस तरह भारती का अत्याचार उसकी सास पर बढ़ता ही जाता है। एक दिन अंकित भारती से बोलता है, भारती, मुझे काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ रहा है, तो मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ अंकित, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है? मैं उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। भारती की ये बात सुनकर अंकित सुकून से वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगली सुबह फ्लाइट पकड़ के शहर चला जाता है। पर इस तरह देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं और भारती का अत्याचार मीना के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन भारती ने अपनी सास को घर से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया। ये सब कुछ भारती का एक छोटा सा बेटा अंशुल देख रहा था। ये सब देख अंशुल अपनी माँ भारती से बोलता है, अरे माँ, आप ये क्या कर रही हो? आप दादी को इस तरह घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? तू एकदम चुप रहे। अगर तूने कुछ कहा तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। इस तरह भारती ने अपने बेटे अंशुल को चुप करवा दिया। बेचारी मीना रोते हुए वहां से चली गई। वो रास्ते में रोते हुए चली जा रही थी और चलते चलते वो थक कर एक जगह बैठ जाती है। उसे देख कुछ लोग उसे भीख के तौर पर कुछ पैसे देकर चले जाते हैं। ये देख वो और ज्यादा रोने लगती है और खुद से कहती है, हे भगवान, पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं। आज मैं रोड पर रोते हुए बैठी हूँ तो लोग मुझे भीख देकर जा रहे हैं। काश काश आज यहाँ पर मेरे पति जिंदा होते। वो खुद से बात कर ही रही थी कि इतने में उसकी नजर एक जलेबी वाले की दुकान पर पड़ती है। वो देख मीना सोचते हुए खुद से कहती है, अरे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी जलेबी बनानी आती है। मैं ऐसा करती हूँ, जो लोगों ने मुझे भीख दी है मैं इससे जलेबियों का सामान ले आती हूँ और जलेबी बनाकर बेचना शुरू कर देती हूँ। इससे मेरा खर्चा भी चल जाएगा। इतना सोचकर मीना जलेबी की सामग्री लेने के लिए चली जाती है और जलेबी बनाने का सामान लेकर आ जाती है। और इस तरह अगले दिन से वो अपने एक छोटे से ठेले के ऊपर जलेबी बनाने का सामान रखती है और जलेबी बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे अब उसकी जलेबियां बहुत ही अच्छे दामों में बिकने लगती हैं। ये देख उसके सामने जलेबी वाला भोला नाम का आदमी बैठा हुआ था। वो ये सब देख गुस्से में बोलता है, इस बुढ़िया ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। जब से यहाँ पर आई है तब से मेरी दुकान की बिक्री ही नहीं हो रही। मेरी दुकान के ग्राहक इस बुढ़िया के ठेले पर जा चुके हैं। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। इतना कहकर भोला रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रात होती है, मीना अपने ठेले के बगल में रोड पर सोती है कि तभी भोला वहां पर आता है और उसके जलेबी बनाने के सामान में मिलावट करने लगता है। भोला उसके सामान में मिलावट कर ही रहा था कि तभी उस रास्ते से अंकित गुजर रहा था। अंकित की नजर भोला पर पड़ती है और अंकित अपनी कार रोककर भोला की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगता है। क्या रे, तू किसी की मेहनत पर इस तरह मिलावट करेगा? रुक जा, अब तो तू सीधा जेल में ही जाएगा। अंकित उसको मारने लगता है कि तभी मीना की आंखें खुल जाती हैं और मीना जब ये देखती है कि अंकित भोला को मार रहा है तब वो रोकते हुए उससे पूछती है, बेटा रुक जाओ, तुम इसे इस तरह क्यों मार रहे हो? अपनी माँ को सड़क पर सोता हुआ देख अंकित को एक झटका सा लग जाता है और वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम इस तरह रोड पर क्यों सो रही हो? मीना अपने बेटे अंकित को सारी बातें बता देता है। ये सब सुन अंकित बहुत ही टूट जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ,
तुम चिंता मत करो। भारती ने जो तुम्हारे साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी, लेकिन इससे पहले इस दुकानदार को इसकी सजा मिलेगी। इसने किसी की मेहनत पर मिलावट करने की सोची है। भले ही वो मेरी माँ क्यों ना हो, लेकिन मेहनत तो मेहनत होती है। इतना कहकर अंकित पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और अंकित भोला को अरेस्ट करवा देता है, जिसके बाद अंकित अपनी माँ को कार में बैठाकर अपने घर ले जाता है। घर ले जाते वक्त अंकित अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम्हारे बेटे का इतना कमाने का क्या फायदा जब तुम गरीब जलेबी वाली कहलाओगी। मुझे माफ कर दो माँ, मेरे होते हुए भी आपको इतने दुख झेलने पड़े। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो? अपनी माँ से माफी मत मांगो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो दोनों बातें करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। घर में जाते ही अंकित गुस्से में अपनी पत्नी भारती से बोलता है, भारती, भारती, मेरी माँ कहाँ है? भारती अंकित का गुस्सा देखकर बहुत ही डर जाती है और डर के मारे कुछ नहीं बोलती। तभी वहां अंशुल आ जाता है और उसको सब कुछ सच बता देता है। यह सब सुनकर अंकित भारती से बोलता है, भारती, मैंने तुमसे क्या मांगा था सिवाय अपनी माँ की देखरेख के? तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। मेरी माँ तो बूढ़ी हो गई है और शायद इसलिए उससे गलती हो जाती है, लेकिन तुम तो सही हो ना? लेकिन तुमने क्या किया? मेरी माँ को दुख पहुंचाकर उसे रोड पर छोड़ दिया था। भारती, तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना कहकर अंकित रोने लगता है और रोते हुए भारती से बोलता है, भारती, तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम इस घर की बहू कहलाने के लायक नहीं हो। मुझे माफ कर दो अंकित जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं माँ को ढूंढ कर लाऊंगी, लेकिन मुझे खुद से अलग मत करो अंकित जी। उसको पछताते हुए देख मीना घर के अंदर आती है और अपने बेटे को समझाते हुए बोलती है, अंकित, ये मेरे घर की इज्जत है, तुम इसे कुछ मत कहो। ये बोल रही है ना, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हर इंसान से गलती होती है, एक बार इसे माफ कर दो बेटा। ये सब देख भारती बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपनी सास से माफी मांगती है। इस तरह उसकी सास उसको माफ कर देती है और साथ ही साथ अंकित भी उसे माफ कर देता है। अब वो सभी परिवार खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे।